जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ये व्लॉग आपके सामने लेके आ रही हूँ और इसके अंदर एक तो मैं इसको ख़ुद रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आप इसको मौजू भी समझ सकते हैं, यानी मोबाइल जर्नलिस्ट के तौर पे जो ख़ुद हैंडल करते हैं उसको। एनीवेज ये जो आज का हमारा व्लॉग है, इसके कुछ मौज़ूआत तो बड़े, हाँ, हमेशा ही हम इसी तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं और उसमें एक बड़ा मौजू जो है वो आज नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात क्या अपने वक्त पर होंगे, हो पाएंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि अब उठाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, ये सवाल मुख्तलिफ़ जगहों से उठाया जा रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज एक ख़बर आई कि नवाज़ शरीफ साहब जो है उन्होंने अपने वो दफ्तर गए और उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये आज उनका आखिरी वहाँ पे दिन है और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। इत्तलात हैं कि वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ उनकी मुलाकातें भी तय हैं। कुछ इत्तलात ये भी आई कि वो वहाँ से जो है वो रवाना होंगे, यूएई शायद आएंगे और फिर कोई कतर का दौरा है या शायद फिर उसके बाद चाइना का दौरा। इस तरह की मुख्तलिफ उनकी कोई स्केड्यूल जो है वो अभी तक फ़ाइनल नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन ये इत्तला अब तक कन्फर्म नज़र आती है कि वो पहले उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। अब ये एक ख़बर जो है, ज़ाहिर है कि जो स्टेट्स होती हैं, जो बड़े रहनुमा होते हैं, उनके हवाले से तो ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके राब्ते होते हैं और वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी जाते हैं। वो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके पर्सनल कमिटमेंट्स, पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का वतन वापस आने से पहले मुख्तलिफ जगहों पे जाना और उनके साथ कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कमिटमेंट्स उनके से लेके आना, ये एक ज़ाहिर है कि एक बहुत अहम बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि बल्कि दुनिया अखबार के रिपोर्टर हैं तारिक अज़ीज़, बड़े अच्छे मौक़र सहाफ़ी हैं, उनकी तो ये भी इत्तला है कि जो पहली तकरीर होगी नवाज़ शरीफ साहब की, उसके अंदर भी वो कोई मुआशी पैकेज या कोई अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि इस पे बहुत से सवाल उठते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर अपने निजी दौरे के ऊपर वो जा सकते हैं, मगर इसकी जो हैसियत होगी इन दौरों की, वो ऑफिशियल, यानी उसके अंदर जो बातचीत होगी वो पाकिस्तान से मुतालिक, वो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसके ऊपर एक बहस मुबाहिसा जो है वो चल रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे कि इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें, मसलन आज सिंध के अंदर एपेक्स कमेटी का इजलास था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी एक, और पूरे चारों सूबों के अंदर हो रहा है। पहले बलूचिस्तान के अंदर हुआ, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में पहले हुआ, फिर बलूचिस्तान में हुआ, फिर फेडरल कैपिटल में हुआ, पंजाब में हुआ और आज सिंध के अंदर एपेक्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, जिसको चेयर जो है वहाँ के निगरान वज़ीर आला साहब ने किया, मकबूल बाकर साहब ने, और उनके साथ जो थे वो आर्मी चीफ़ भी वहाँ पे मौजूद थे। और अभी एक जो है वो इस बारे में ख़बर भी सामने आ चुकी है कि वहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया तमाम अकाबरीन ने कि सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल ये जो सिचुएशन है इस वक्त अमन अमान की, वो किस हालत में है। तो ये एक अहम सवाल है कि ज़ाहिर है कि एक निगरान सेटअप है, केटेकर सेटअप है। वो केटेकर जो है उसका एक बुनियादी मकसद जो है वो ज़ाहिर है कि इंतखाबात मुनक़िद करवाना है, उनका इनक़ाद है, उसे साफ़ और शफाफ करना है। ये अलग बात है कि जाते जाते जो साबका हुकूमत थी या जो इत्तेहादी और पीडीएम गवर्नमेंट थी, उन्होंने जाते जाते बहुत सारी ऐसी क़वानीन भी पास किए जो कि निगरान सेटअप को कॉन्टिन्यूशन या उनके जो डीलिंग है विद अदर कंट्रीज़ या जो भी उनकी जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं उनके ऊपर उनका अमल दरामद, ये सब करने के लिए उनके इख्तियारात में उन्होंने इजाफा भी किया था। और उस वक्त भी बहुत से लोगों ने ये सवाल भी उठाया था और बहुत से अब्रू भी जो थे वो उठे थे, यानी जो एक कहते हैं ना आईब्रोज उठना, उसको उर्दू में अब्रू बोलते हैं, तो वो भी उठे थे कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है कि जब आपने 3 महीने 4 महीने के बाद इंतखाबात करवा देने हैं तो उसके बाद आप चले जाएंगे, तो ये इख्तियारात इनको क्यों मिल रहे हैं, जिसमें कुछ फाइनेंशियल इशूज़ भी थे, फाइनेंशियल इख्तियारात भी थे और दीगर इख्तियारात भी थे। वो मैंने आपके सामने तफसील से उस वक्त जो है वो कानून साजी जो हुई थी वो रखी थी। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे इख्तियारात भी थे जो कि मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो आर्मी चीफ़ को भी जो है वो मिले थे और उनको भी दिए गए थे। तो ये दोनों चीज़ें अनयूजुअल जो थी वो समझी जाती हैं अब तक कि ये एक अनयूजुअल चीज़ थी। लेकिन
अब नवाज शरीफ साहब की आमद तो हो रही है, यानी ये तो एक आज उनकी एक डॉन ने रिपोर्ट भी छापी है कि उनके डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि वो ही वॉज कंपेल्ड उनको करना था ये कि आने से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे और रेगुलर बुनियादों पे करेंगे। पिछले कुछ अर्से में शायद वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये भी एक अलग सवाल है, लेकिन अब जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई गई जिसमें कहा गया है कि एक जो दिल के कुछ अमराज वो अभी तक मौजूद हैं और उसके लिए उनकी जो है वो मूवमेंट के हवाले से जो है वो यानी ट्रैवलिंग वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले टेलीविज़न पे उनके डॉक्टर का बयान भी आया जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको वो दिल का आर्जा अपनी जगह पे मौजूद है और उनके टेस्ट और वो तमाम चीज़ें जो है वो भी उन्होंने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की। यानी कहने का मकसद ये है कि रिपोर्ट ऐसी आई है कि जिसपे वो कह रहे हैं कि वो ट्रैवल करेंगे, रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, सारी तैयारियाँ, लेकिन अगर उनका आना रुका तो उसकी बुनियाद बहरहाल उनका जो दिल का आर्जा है जो कि है भी उनको वो मौजूद है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है कि वो नहीं आ रहे या आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 101% आ रहे हैं जो उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई कानूनी रुकावटें भी नहीं हैं और जो वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये है कि वोटर को इज़्ज़त दो और उसकी खिदमत करो। उन्होंने बिल्कुल जो एक बयानिए की जिसे कहना चाहिए डेफिनेशन है या उसको जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम उसको कह सकते हैं कि उसकी तशरीह है, वो बिल्कुल उन्होंने मुख्तलिफ कर दी है। जो नवाज शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेके चले थे उनका, और जो नारा लगाते थे या जो बात करते थे वो कहते थे सिविलियन बालादस्ती जो है वो ज़रूरी है और सिविलियन बालादस्ती जो है उसके ऊपर वो बात करते थे। बहरहाल मैंने इसके ऊपर अभी आना है आपके साथ कि ये क्या इंतखाबात की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं। नवाज शरीफ की आमद तो हो रही है, लेकिन क्या इलेक्शंस भी होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर फिर से चहमगोइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। और फिर बांग्लादेश में क्या हुआ था, मैं बांग्लादेश के जो हुआ था मैं उसके ऊपर आपको सिर्फ अपडेट करूंगी कि जो कुछ हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्या हुआ था और वो होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल मैं इसका कोई पर्पज़ नहीं है, मगर मैं आपको बताना ज़रूर चाहती हूँ कि इसी रीजन के अंदर जो है वो 2006 से 2008 के बीच में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कि बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। और हमारे यहाँ उसकी बड़ी चर्चे भी थे और सुना है कि कुछ जर्नलों ने उसकी फ़ाइलें भी तैयार की हुई थी, उनके ऊपर से मिट्टी भी झाड़ते थे और उनको उनके रेड फीते भी उतारते थे, लेकिन उसके बाद दोबारा उनको लगा देते थे। तो अब क्या ऐसा कि एक मरतबा फिर जो है वो क्या इस तरह के कोई नए एक्सपेरिमेंट की जो है वो बाज़गश्त है, ये बहुत अहम है जानना। एनीवेज़ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि वोटर को इज़्ज़त दो की बजाय खिदमत को वोट दो, और वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये है कि वोटर को की खिदमत करो, ये हमारा बयानिया है। तो उन्होंने पहले ही बयानिया जो है वो कम्प्लीटली उसको जो है वो चेंज करके रख दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मईशत पहले है और उसके बाद फिर सियासत है, और हमने सियासत के लिए अपने कुर्बान दी वट एवर जो भी उनका एक मामला आते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि आपके जो वोटर है, आपका जो मुंतखब नुमाइंदा है, उसको जो है वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए और उसको कब तक निकाला जाता रहेगा और फिर मुझे क्यों निकाला भी, उसी की एक फॉर्म थी। और ये सिर्फ याद कराने के लिए है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। तो ये अब उन्होंने एक नया बयानिया दिया है। कल ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है मईशत की बात करेंगे, प्रोग्राम की बात करेंगे, एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं हो सकता कि वो उन किरदारों की बात ना करें जो कि 2017 के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान का जो एक हाइब्रिड रजीम की जो है वो बुनियाद रखी थी, और हाइब्रिड रजीम जो था उसके हवाले से ये हो नहीं सकता कि उसकी बात ना हो। तो ये एक उन्होंने बात की थी। तो अब एक ये बयानिया है और एक वो बयानिया है जो कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अब बता रहे हैं। अच्छा जी, मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि 2006 के अंदर खालिदा ज़िया साहिबा जो कि ज़ियाउर रहमान साहब जो कि उनके जनरल थे, उनकी साहबजाती हैं और पॉलिटिक्स में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था। और उस ख़ात्मे के बाद जो है वो एक निगरान सेटअप बनाया गया था जो कि उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनाए गए थे एजाज़ुद्दीन अहमद साहब। और एजाज़ुद्दीन साहब की जो हुकूमत जब निगरान सेटअप तख्लीक किया गया तो जो शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं हसीना वाजिद साहिबा, एक बड़ी पार्टी यानी अवामी लीग की वो सरबराह, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया और उनकी जमात ने
एहतजाज किया कि ये जो केयर टेकर सेटअप है जिसका मकसद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाना है, ये 90 दिन के इंतखाबात जो हैं ये क़तई तौर पर जो है वो ये सेटअप जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का सेटअप है और वहाँ पे फ़ौज बड़ी ज़ोरावर थी, बड़ी ताकतवर थी, तो ये नहीं हो सकता कि हम इसको तस्लीम करें। तो जिसके बाद एक हंगामे फूट पड़े और वो बहुत जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक मूवमेंट, एक तहरीक जो है वो शुरू हो गई। और उसके बाद ये कोई तकरीबन 2006 के अवाखिर की बात है और इस तरह की बात है। तो जब ये हुआ सारा तो उसके बाद फिर वहाँ पर ये कहा गया, उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये कहा कि आप इसको जो है वो फ़ौरी तौर पर यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दें। एक उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की, लेकिन उस वक्त जो फ़खरुद्दीन अहमद साहब जो कि वर्ल्ड बैंक के वहाँ पे के सरबराह भी रहे हैं और वर्ल्ड बैंक इसके साथ मतलब वर्ल्ड बैंक से उनका ताल्लुक़ था और गवर्नर स्टेट बैंक भी अपने मुल्क के यानी बांग्लादेश के रहे, उनको उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म बनाया। और जो था वो उसके बाद उन्होंने ख़ुद 1 साल के बाद या कुछ अर्से के बाद उनकी जो फ़ौज की चीफ़ के तौर पे उनकी जो मयाद थी वो ख़त्म हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि उनको एक्सटेंशन मिल गई। और फिर यूँ जो एक सारा मामला था वो उसके ऊपर फ़खरुद्दीन अहमद साहब जो थे उन्होंने एक निगरान सेटअप जो है वो बनाई और निगरान सेटअप जो था उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है निगरान सेटअप का काम तो यही था कि वो अपनी जो है वो इंतखाबात करवाएंगे, घर चले जाएंगे, और ये 90 दिन के लिए थे। लेकिन उनको कहा गया कि ये जो 90 दिन का मतलब 90 दिन नहीं है, आपको अपनी जो मईशत है उसको ठीक करना है और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम बांग्लादेश के अंदर लाना है। तो एक जो कंटिन्यूशन थी वो 2 साल की हो गई, यानी 90 दिन की बजाय वो 2 साल के ऊपर मुहित एक जैसे कहना चाहिए वो एक सेटअप जो है वो बन गया। और उसमें प्राइमरीली जो तब्दीलियां लाई गई उसमें एक ट्रेड पॉलिसी बनाई गई, उसके अंदर जो है वो आपकी बहुत यानी बहुत अच्छा काम बांग्लादेश की उस हुकूमत के दौरान जो है वो किया गया। उसमें जो एक्सट्रीमिज़म थी उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई और ये सब कुछ किया गया। तो अब जबकि मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो कोई और इसको कोई इंटरप्रिटेशन ना दी जाए, पाकिस्तान के अंदर एक आइन है और ये याद रहे कि वहाँ पे आइन जो था उसको उस पर वो गैर आइनी काम जो था वो बांग्लादेश के अंदर हुआ, गो के मईशत उनकी मुस्तहकम हुई, सियासी इस्तेहकाम आया, लेकिन वो एक गैर आइनी जो हुकूमत थी वो बनाई गई। शायद बाद में उसको कोई लीगल कवर मिला, लेकिन और फिर इंतखाबात हुए और 2 साल के बाद और फिर जो थी शेख हसीना वाजिद साहिबा वो इक़्तिदार में आई और आज तक इक़्तिदार में है। तकरीबन आप देखें 2008 से लेके अब तक कितना अरसा बीत गया, वो अभी भी हुकूमत के अंदर हैं। और जो बांग्लादेश है उसकी जो माशी तरक्की है उसकी कहानी आपने सुनी होगी कि वो कहाँ पहुँच गए और फिर उनको IMF की ज़रूरत ना पड़ी। और हाल ही में जब कोविड के बाद उनके हालात ख़राब थे तो उन्होंने कुछ IMF से पैकेज लिया, लेकिन फिर भी उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 31 अरब थे। तो इस वक्त जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया और पूरे जो रीजन है उसके अंदर एक उसको बड़ा एक मकाम दिया जाता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये क़तई तौर पर इसके बताने का मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो इसको नाफिज होना चाहिए, ये होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होने चाहिए और वो वक्त जो है वो जनवरी के एंड पे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये कि ताहाल इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से जो है कोई स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। एक बात मुझे क्यों बांग्लादेश की कहानी याद आई, क्योंकि एपेक्स कमेटीज़ का जो इजलास है, फिर इसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है, FBR का रिफॉर्म अलग है, स्मगलिंग की रोकथाम, अफ़गान बाशिंदों का या जो भी गैर मुल्की तारकीन हैं उनको बाहर अपने मुल्कों में वापस भिजवाने का काम है, करेंसी को मजबूत करने का काम है, फिर प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी का अमल जो है वो कि जिसके ऊपर रज़ा रबानी साहब ने कुछ दिन पहले कहा भी कि ये आइन के तहत निगरान सेटअप नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको एक लीगल कवर जो है वो दस्तयाब है इस वक्त जो हाल ही में कवानीन बने थे उसके हवाले से। तो ये सब कुछ जो हो रहा है या जो भी उसके मामलात हैं या जो इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ अमन अमान ये कच्चे के इलाके के ऑपरेशन के ऊपर भी आज जो है वो बात हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़ाहिर है कि इस वक्त ज़रूरी भी हैं, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन है या जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है वो वायलेट किया जाए। बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में, यानी वो इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन आपको याद होगा इंतखाबात से मुतालिक जो पिटिशन है वो उनके पास गई थी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में, वो अभी तक पेंडिंग है। और कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा भी था कि ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए कि अगर किसी लोअर कोर्ट के अंदर मामला है तो उसको छोड़ के उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे पहले फ़ैसला होगा जिसके बाद यहाँ पर वो उसका फ़ैसला होगा। तो एक गैर यकीनी की बहरहाल जो इलेक्शंस के इनक़ाद के ऊपर जो मामलात हैं वो बिल्कुल हैं इस वक्त तक। और इलेक्शन कमीशन जब तक स्केजुअल के साथ नहीं आता, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ, और वो भी उनको आना भी चाहिए इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप को इकट्ठे बैठना भी चाहिए, और पाकिस्तान की लीडरशिप को जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात भी करना चाहिए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, व्हाटएवर जो भी उनको लगता है मुनासिब टाइम। लेकिन लगता ऐसे है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जब तक इलेक्शन के स्केजुअल का अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक इस मामले के ऊपर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म नहीं होगी। और इमीडिएटली चाहिए तो यही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर अपने जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से उसका अनाउंसमेंट करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो अपनी बात करें। ये होगा या नहीं होगा ये बहुत अहम होगा जानना। और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। जो भी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है उसमें पाकिस्तान को किसी हद तक कहा जा रहा है कि एक सियासी इस्तेहकाम जो है वो अभी तक है। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसके हवाले से जो ये गैर यकीनी है वो उस सूरत हाल ख़त्म होती है या नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।